हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं CDP का पोर्शन हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको दिख रहा होगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ओके, तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में, अंततः पूरा देखिएगा। जिनको भी पेपर देना है रीट का, उनके लिए डेट क्लियर हो चुकी है। 27/2/2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ मिलती रहें। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि इसमें क्या बोला गया है। अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बोला है कि इस खंड में कुल 30 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूर्व बाल्य अवस्था को, बी कह रहा है उत्तर बाल्य अवस्था को, सी कह रहा है शैशव अवस्था को, डी कह रहा है कि इनमें से सभी। अगर हम बात करते हैं कि खिलौनों की आयु किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व बाल्य अवस्था को हम लोग कहते हैं खिलौनों की आयु। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, पूर्व बाल्य अवस्था की आयु 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। इस आयु वर्ग को खिलौने की आयु कहा जाता है। किसका क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु, क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता है। स्टेनले हॉर्ड के अनुसार बच्चों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषताएं नहीं है? क्या है? नहीं है, हमें बताना है नहीं है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दल समूह में रहने की अवस्था, बी कह रहा है अनुकरण करने की व्यवस्था, सी कह रहा है प्रश्न करने की व्यवस्था, और डी कह रहा है खेलने की अवस्था। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी अवस्था नहीं है, तो इसमें इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दल समूह में रहने की अवस्था यह नहीं है। कौन? पूर्व बाल्य अवस्था। आगे चलते हैं। देखिएगा, पूर्व बाल्य अवस्था आयु जिसमें मानी जाती है 3 वर्ष से 6 वर्ष। ओके, इस अवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। विशेषताएं देखिएगा क्या क्या है। पहला है कि अनुकरण, क्या है? अनुकरण करने की प्रवृत्ति। दूसरा है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्योंकि क्यों और कैसे युक्त प्रश्न पूछता है बच्चा। थर्ड नंबर कह रहा है कि खेलने की प्रवृत्ति, खिलौने की आयु कहा जाता है। चौथा है शारीरिक विकास में तीव्रता होती है। स्व स्व प्रेम की भावना, जिसे नार्सोजिज्म सिज्म नार्सोसिज्म कहते हैं, के अंतर्गत प्रबल होता है। और छठा की बात करते हैं तो संवेग का प्रदर्शन होता है। आगे देखिएगा, सातवां की अगर बात करते हैं तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना आदि। दल या समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था नहीं है, बल्कि यह बाल्य विकास की अवस्था होती है। आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प डी माना था। आगे देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्रव्यमान में, बी कह रहा है द्रव्यमान और संख्या में, सी कह रहा है कि संख्या में, और डी कह रहा है कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो उत्तर बाल्य अवस्था के भौतिक वस्तुओं में जब बच्चा जो है कि परिवर्तन कर समझने लगता है, तो वो अवस्था उसे हम कहते हैं द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में वह क्या करने लगता है? अंतर करने लगता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, उत्तर बाल्य अवस्था का काल माना गया है 9 से 12 वर्ष। इस काल में बालक की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है तथा बालक विद्यालय जाने लगता है, और बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र को समझने लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, बड़ा ही प्यारा है कि विकास का अर्थ है।
विकास का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। बी कह रहा है कि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और सी कह रहा है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। डी कह रहा है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इस लिहाजा से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या बोला गया है। विकास एक परिवर्तन है जिसमें उत्तरोत्तर गुणात्मक वृद्धि होती रहती है। समय की दृष्टि में व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं वे विकास कहलाते हैं। विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता के साथ उनके अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की एक श्रृंखला है जो कि जीवन पर्यंत चलती है। आयोग ने इस विकल्प का उत्तर सी माना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है हमें वही देखना है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे हैं। बी कह रहा है कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी कह रहा है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और डी कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएं होती हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखना है कि नहीं वाला, उस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास एक क्रम में चलता है। ओके, देखिएगा विकास की विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है और हम लोग एक एक विशेषता करके देखते हैं। पहले अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 कह रहा है कि विकास सांस्कृतिक एवं वातावरणीय परिवर्तनों से प्रभावित होता है। सेकंड कह रहा है कि विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। थर्ड कह रहा है कि विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, अर्थात विकास को सही दिशा नहीं दी गई तो नकारात्मक विकास उत्पन्न हो जाता है। चौथा कह रहा है कि बढ़ावा देने से भी विकास प्रभावित होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्य अवस्था उपयुक्त नहीं है? हमें बताना है कि जो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। बी कह रहा है कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। सी कह रहा है कि वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और डी कह रहा है कि अपने हम उम्र बालकों के साथ रहकर सीखना। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पुरुषोचित एवं स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि उत्तर बाल्य अवस्था के विकासात्मक कार्य की क्या विशेषताएं हैं? तो निम्न विशेषताएं हैं, हम लोग एक एक विशेषताओं के बारे में जिक्र करेंगे। फर्स्ट नंबर कह रहा है कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। सेकेंड नंबर कह रहा है कि वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। और थर्ड नंबर कह रहा है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहकर सीखना। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिका किशोरा अवस्था में बालक धीरे धीरे ग्रहण करता है और प्रौढ़ा अवस्था तक पूर्णता प्राप्त कर लेता है। तो यह कब से ग्रहण करता है? अगर हम बात करते हैं पुरुषोचित और स्त्रियोचित जो सामाजिक भूमिकाएं होती है, यह किशोरा अवस्था की विशेषता है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि समान परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। बी कह रहा है कि कुल मिलाकर कर हानिकारक होता है। सी कह रहा है कि दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। और डी कह रहा है कि लाभकारी हो या हानिकारक यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन कि लाभकारी हो या हानिकारक यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखिएगा
प्रशिक्षण से प्राप्त परिपक्वता लाभकारी या हानिकारक इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के दौरान किस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि समाधान विधि से ही साध्य जो कि लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। आगे आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है तो इसको हम लोग दो भागों में करके देखेंगे। और चलिए क्वेश्चन को आप देखने के और समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 8 का, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है? चलिए ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं, ए कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन, बी कह रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी कह रहा है प्रयत्न एवं भूल, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा हम लोगों का शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखिएगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन पावलो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ स्थापित हो जाने पर उद्दीपक जैसे ही प्रस्तुत होता है अनुक्रिया स्वतः होने लगती है। इस प्रकार अधिगम होता है। प्रश्न में राजू बिजली चमकने और कड़कड़ाने की आवाज़ सुनकर उछलता है। बाद में पुनः बिजली कड़कड़ाती है और वह पुनः उछलता है। इस प्रकार उनकी अनुक्रिया उछलना उद्दीपन बिजली के कड़कड़ाने के साथ संबंधित हो गई है। फलस्वरूप उस विशेषता उद्दीपन के प्रति वह विशेष अनुक्रिया करना सीख गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मित्रों के द्वारा उपहास, बी कह रहा है कि मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी कह रहा है कि मनमेख लिखना बंद करना, और डी कह रहा है कि इनमें से समय। सकारात्मक दंड का जो उदाहरण है उस हिसाब से हमारा इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉरी माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन कि मित्रों के द्वारा उपहास करना जो होता है यह हमारा सकारात्मक होता है। आगे देखिएगा, बालक को अभिप्रेरित करने के कई साधन होते हैं। सकारात्मक साधन प्रशंसा करना, शाबाशी देना, पुरस्कार देना। नकारात्मक जो होता है साधन उसके होते हैं सकारात्मक दंड और नकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड होता है उपहास करना, हंसी उड़ाना, लेकिन नकारात्मक दंड होता है शारीरिक दंड या डांटना। मित्रों के द्वारा उपहास से बचने के लिए बालक सीखने का प्रयास करता है या बुरी आदत छोड़ देता है, इसीलिए सकारात्मक दंड कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। और 10वें क्वेश्चन में बोला गया है कि माफ करिएगा, 10वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? हमें क्या करना है? नहीं वाला देखना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी कह रहा है कि यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, और सी कह रहा है कि यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, और डी कह रहा है कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर कर देता है। तो इस लिहाजा से हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं वाला ही देखना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, अभिप्रेरणा व्यक्ति को लक्ष्य की ओर लेके जाती है। किसके तरफ? लक्ष्य की ओर लेके जाती है, शारीरिक आवश्यकताओं को संतुष्टि करती है और मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करती है। कभी कभी अभिप्रेरणा व्यक्ति को अप्रिय स्थिति में ले जाती है जहां उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण हो सके, परंतु परिस्थिति एवं वातावरण व्यक्ति के अनुकूल नहीं रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा कि
किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अभ्यासता, बी कह रहा है अधिगम, सी कह रहा है कि अस्थायी अधिगम और डी कह रहा है अभिप्रेरणा। अगर हम बात करते हैं कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से अभ्यास में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं अभ्यासता। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी अभ्यासता कहलाता है। अभ्यासता जो होता है अधिगम का अस्थायी रूप है, अर्थात अभ्यासता के फलस्वरूप व्यवहार में जब अस्थायी परिवर्तन हो तो वह अधिगम का रूप ले लेता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और इसे बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी कह रहा है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, सी कह रहा है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, डी कह रहा है कि संदेश के साथ सहचार्य स्थापित करना। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना जो कि नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, विद्यार्थी के अभिवृत्ति के परिवर्तन के लिए अध्यापक को किसी भी प्रकार के नकारात्मक साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों में कुंठा की भावना का विकास हो सकता है। वह विद्यार्थी उस अध्यापक के साथ सहजता अनुभव नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि उपलब्धि अभिप्रेरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आइए ऑप्शन डी देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उपलब्धि अभिप्रेरण जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बी कह रहा है कि यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरण को विकास प्रेरक कहा जाता है, सी कह रहा है कि यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, डी कह रहा है कि इनमें से सभी। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ये तीनों के तीनों ही ऑप्शन क्या हैं, तो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, इसलिए हम लोगों का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा बड़े ही प्यार से कि अभिप्रेरक के वे घटक हैं जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायक होते हैं और व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति लक्ष्य केंद्रित होकर कार्य करता है, अतः उपयुक्त सभी विकल्प क्या हैं, तो सही हो जाएंगे। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 14, और 14 में बोला है कि 6 से 14 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, तो कहाँ प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि धर्म में, बी कह रहा है कि मानव शरीर में, और सी कह रहा है यौन संबंध में, और डी कह रहा है कि विद्यालय में। अगर हम बात करते हैं 6 से 10 वर्ष की अवस्था में, तो बालक जो है विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा 6 से 14 वर्ष की अवस्था में बालक की प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए इस आयु वर्ग में विद्यालय में प्रवेश की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाता है, वहां पर मित्र बनाता है। इस अवस्था में पहली बार बालक अपने पारिवारिक परिवेश से निकलकर बाहरी परिवेश में प्रवेश करता है, इसीलिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था वाले बालक विद्यालय के प्रति रुचि बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि गुण सिद्धांत, बी कह रहा है प्रकार सिद्धांत, और सी कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और डी कह रहा है व्यवहारवाद सिद्धांत। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे आइए डिस्कशन करते हैं
कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मानव के मस्तिष्क के द्वारा उत्पन्न व्यवहार का आकलन किया जाता है। इस सिद्धांत को सिग्मंड फ्रायड द्वारा, किसके द्वारा, तो सिग्मंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फ्रायड चेतन के अपेक्षा अचेतन को सर्वाधिक महत्व देते हैं। फ्रायड के अनुसार मस्तिष्क एक बड़ी बर्फ के चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो ये 3 स्तर उसमें पाए जाते हैं। आइए 16 नंबर का हम जिक्र करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वे लिखने के लिए चले जाते, खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र उपलब्ध होता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए है प्रक्षेपण, बी है विस्थापन, सी कह रहा है कि प्रतिक्रिया निर्माण और डी कह रहा है उदात्तीकरण। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिएगा, उपयुक्त प्रश्न विस्थापन प्रतिरक्षा तंत्र का उदाहरण है। विस्थापन में बालक गुस्सा दिलाने वाली परिस्थिति से निकलकर कम गुस्सा दिलाने वाली परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करके अपने तनाव या गुस्सा को कम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बड़ा ही ध्यान से। 17 क्या कह रहा है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दूसरों को, बी कह रहा है प्रेरक को, सी कह रहा है उद्देश्य को, डी कह रहा है आवश्यकताओं को। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बालक में अभिप्रेरणा का जन्म होता है। बालक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परिस्थितियों के साथ खुद को समायोजन करने एवं उन्हें स्वयं परिस्थितियों के अनुकूलन करने का प्रयास करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बाल अपराध, बी कह रहा है कि कमजोरों को डराने वाला, और सी कह रहा है भगोड़ापन, और डी कह रहा है स्वलीनता। अगर हम बात करते हैं तो इसमें नहीं वाला हमें देखना है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्वप्निलता। ओके, आइए आगे चलते हैं। स्वप्निलता स्वभाव बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि यह स्वप्निलता या ऑटिज्म मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाले विकार हैं जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करता है। इसमें प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहराव युक्त व्यवहार करता है, जैसे एक ही काम को बार बार दोहराना। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि निःशक्त बालकों की दिशा के लिए प्रावधान किया जा सकता है क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समावेशी शिक्षा, बी कह रहा है मुख्य धारा में डालकर, सी कह रहा है समाकलन के द्वारा, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, समावेशी शिक्षा के द्वारा। निःशक्त बालक वे होते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, जैसे विकलांग, किसी भी तरीके से विकलांग जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं निःशक्त बालक। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत इन बालकों को भी शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सभी प्रकार के बालकों को बिना भेदभाव के एक ही स्थान पर शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? हमें नहीं वाला बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी कह रहा है धीमी गति से सीखने एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, सी कह रहा है कि वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, और डी कह रहा है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। इस लिहाजे से हमारा डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर हो जाना। आगे देखिएगा,
अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर हो जाना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, जबकि बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई आदि मानसिक मंदता की विशेषता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बड़े ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, बी कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और सी कह रहा है रुचियों की विभिन्नता, डी कह रहा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, बड़े ही ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऐसे अभिभावकों को के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है। बी कह रहा है कि ऐसे अभिभावकों के बालक जो कि वंचित वर्ग में आते हैं। सी कह रहा है ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे सीमा में आते हैं। और डी कह रहा है कि ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका इज द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे अभिभावकों के बालक जो कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आने वाले बालकों को कमजोर वर्ग कहा जाता है तथा बालकों को कमजोर वर्ग का बालक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या बोला गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों अध्यापक की आवश्यकता का अनुपात होगा। अगर मान लीजिए विद्यार्थियों की संख्या 200 है तो कितने अध्यापक उसमें आएंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 30 अध्यापक, बी कह रहा है 40, सी कह रहा है 45 और डी कह रहा है कि 50। अगर हम बात करते हैं 1 से 5 तक तो अध्यापकों की संख्या हो जाएगी 40। कितना? 40। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों में छात्रों का अनुपात 40:1 होना चाहिए, अर्थात 40 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति होनी चाहिए। आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम लोग दो भागों में करके देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा होता है, किया जाता है। बी कह रहा है कि यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। आइए आगे चलते हैं, देखिएगा। सी कह रहा है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। और डी कह रहा है कि स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। इस हिसाब से हमारा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अध्यापक व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना आकलन का कार्य इसमें किया जाता है। आगे देखिएगा, क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय स्तर पर विद्यालय की समस्याओं को दूर करने की प्रणाली है जिसके तहत विद्यालय और शिक्षण कार्य की समस्याओं को दूर करने का मार्ग तलाशा जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संलग्न का कार्य नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 बड़े ही ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है, हमें नहीं वाला बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बी कह रहा है कि शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, सी कह रहा है कि शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, और डी कह रहा है कि शिक्षण अनुवेशन भी है। अगर हम बात करते हैं नहीं वाला देखना है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। आगे चलते हैं, देखिएगा शिक्षण अनुवेशन नहीं है बल्कि शिक्षण सहचारी की भूमिका निभाता है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों का संबंध रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा बहुत ही ध्यान से। बोला है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भौतिक संस्थानों को, बी कह रहा है कि शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, सी कह रहा है कि बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, और डी कह रहा है बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार के लिए। तो अगर हम माने तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बालकों के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार के लिए। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत बालक के लिए संचरित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का निर्धारण छात्र के मानसिक क्षमता एवं आयु वर्ग को ध्यान में रखकर करने का सुझाव दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा बड़ा ही प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 27 कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुलझाया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, बी कह रहा है कि विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, सी कह रहा है प्रतियोगी परिवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक, और डी कह रहा है इनमें से सभी। अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जिसको एनसीएफ 2005 कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक करने का सुझाव दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है क्या। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, बी कह रहा है कि विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, सी कह रहा है वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, और डी कह रहा है कि विभिन्न परिवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरित होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज भी विद्यालय में तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जबकि उच्च विद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली का विकास किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर धीरे धीरे अब हम लोग लेके चल रहे हैं 29, और इस सेशन को समाप्ति की ओर हम लोग धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट कर लेंगे। और रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो रीट का लगभग डेट तय माना जा रहा है कि 27/2/2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। और भी अगर सब्जेक्ट देखना हो तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ जाके सेशन को देख सकते हैं। अन्य सब्जेक्ट भी वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलिए हम बात करते हैं कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बालकों को धीमी गति से सिखाने वाली एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, बी कह रहा है कि जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, सी कह रहा है कि अधिगम की कठिनाई व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, डी कह रहा है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा की सीमा तक तैयार कर पाई है, इस पुष्टि पोषण प्रदान करना।
अगर हम देखें तो इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिएगा, किसी कार्य के पूर्ण होने के बाद उस कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। वह कार्य अपने उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त कर सका है तथा उचित पुष्टि पोषक प्राप्त होते हैं। इस सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि अब हम लोग सीडीपी को लेके धीरे धीरे अंत की तरफ चल रहे हैं। देखिएगा बड़े ही प्यार से, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑडियो अनुरूपण, बी कह रहा है प्रदर्शन, सी कह रहा है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और डी कह रहा है इनमें से सभी। अगर हम बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय पे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए स्वयं के द्वारा प्राप्त किए गए अनुभव से प्राप्त शिक्षा सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि स्वयं के अनुभव से प्राप्त शिक्षा जीवन पर्यंत स्थिर रहती है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं ऐसे ही सेशन को लेके, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अगर आप जितने सेशन मैं करा रहा हूँ सिर्फ आप इसको सुन लेते हैं, अच्छे तरीके से देख लेते हैं, तो आपका 120 प्लस कहीं नहीं गया है। ओके, चलिए, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।